हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 20 जनवरी और 20 जनवरी से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यह ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी आज के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो बात करते हैं सबसे पहले सबसे पहला प्रश्न है कि डीआरडीओ ने 21 बाइक एम्बुलेंस किसे सौंपी है। डीआरडीओ ने अब 21 बाइक एम्बुलेंस जो है वो किसे सौंपी है। तो अभी देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, जिसमें से सीआरपीएफ यानी कि ऑप्शन सी जो है ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो अब जो डीआरडीओ है इसने 21 बाइक एम्बुलेंस को असेंबल करके सीआरपीएफ को सौंप दिया गया है। ताकि क्या कारण है, पूरी बातें पढ़ते हैं कि ये सीआरपीएफ को सौंपी गई है कि सीआरपीएफ यानी कि हिंदी में इसका रूपांतरण है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, तो इसे सौंप दी गई। इनका प्रयोग कहां पर किया जाएगा, तो जो दूर के क्षेत्र है, जो सुदूर नक्सल हिंसा और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, इनमें हताहत निकासी कार्यों के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। इसके पश्चात बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज आईएनएमएएस द्वारा 350 सीसी की जो रॉयल एनफील्ड क्लासिक बाइक जो है उनको कस्टमाइज किया गया है और उनको नाम दिया गया है रक्षिता एम्बुलेंस। अगर ये कहा जाए कि ये जो डीआरडीओ ने विकसित करी है इनका नाम क्या है, तो ये जो बाइक एम्बुलेंस है इन बाइक एम्बुलेंसों का नाम है रक्षिता एम्बुलेंस। तो ये सारी जानकारियां थी यहां से। लेकिन देखिएगा अब ये सीआरपीएफ को सौंपी गई है, तो सीआरपीएफ के बारे में भी कुछ बातें पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं फुल फॉर्म। तो सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। उसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना करी गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर जनरल है वे है एपी महेश्वरी। पूर्व आईपीएस ऑफिसर एपी महेश्वरी जो है वे सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक है। तो ये पूरी जानकारी हमने इस प्रकार से इस प्रश्न से पढ़ ली है। उसके पश्चात बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के 8वें अध्यक्ष कौन बने। देखिएगा सबसे पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट जो है इसके कौन से अध्यक्ष बने। तो मैंने ये प्रश्न में बता दिया है कि इसके 8वें अध्यक्ष बने। तो अब देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, जिनमें से जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट है इसके 8वें अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं नरेंद्र मोदी, यानी कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वे अब सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के भी अध्यक्ष बने हैं। बात करते हैं थोड़ी और जानकारियों की तरफ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रस्ट के 8वें अध्यक्ष बने हैं। ये मंदिर कहां पर है? तो गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन शहर में ये जो मंदिर है ये स्थित है। इसके बाद बात करते हैं कि इस मंदिर को संभालने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं कि इस पद पर यानी कि अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। तो अगर दूसरे बने हैं तो इससे पहले कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री जो थे वो थे मोरारजी देसाई और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल जिनका निधन हो चुका है। वे 2004 से 2020 तक इसके अध्यक्ष रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2020 में उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका निधन हो गया था, जिसके पश्चात ये पद जो था ये खाली था। और यहां से ये जानकारी और मिलती है कि देखिएगा सोमनाथ का जो मंदिर है उसकी लूटपाट कब हुई थी? प्राचीन समय में बात करें हम 1025 में बात हुई थी। तो यहां से जीएस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जीएस में इस प्रश्न को जरूर पढ़िएगा। उसके पश्चात बात करते हैं आरबीएल बैंक के पुनः प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आरबीएल जो बैंक है अब इसके दोबारा से प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोबारा से किया गया है, यानी कि पहले भी वही थे, यानी कि विश्ववीर आहूजा जो है, यानी कि ऑप्शन सी जो है विश्ववीर आहूजा जो है वे आरबीएल बैंक के दोबारा से प्रमुख यानी कि एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारियों की कि बात कर लेते हैं आरबीएल बैंक के बारे में। अगर हम पढ़ना चाहें सबसे पहले तो कि आरबीएल बैंक की फुल फॉर्म क्या है? आरबीएल रत्नाकर बैंक लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में।
मुख्यालय कहां पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। और इसकी टैगलाइन की अगर हम बात करें तो इसकी टैगलाइन क्या है? तो इस बैंक की टैगलाइन है अपनों का बैंक। अब थोड़ी जानकारी इस प्रश्न से पढ़ते हैं कि युद्धवीर आहूजा जो है उनको आगामी 3 वर्षों तक यानी कि 29 जून 2024 तक इस पद पर कार्यरत किया गया है। वे बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी बने हैं। वे 30 जून 2010 को इस पद पर कार्यरत हुए थे, जिसके पश्चात अब उनका इसी पद के लिए दोबारा से 3 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। बात करते हैं कि अगर 2001 से 2009 तक की बात करें तो विश्ववीर आहूजा जो है वो बैंक ऑफ अमेरिका में भारत के एमडी और सीईओ के पद पर थे, जिसके पश्चात वे 2010 में आरबीएल बैंक से जुड़े और अब दोबारा से उन्हें एमडी और सीईओ बना दिया गया। तो ये सारी जानकारी है इस प्रश्न से। उसके बाद आपके प्रश्न स्क्रीन पे आता है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि युगांडा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? युगांडा देश के गणराज्य के अब राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिएगा, अब आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में सबसे जो 4 नंबर पर लिखा है, जो डी पर है कि योवेरी मुसेवेनी, वे अब युगांडा के राष्ट्रपति बने। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है यहां से इस प्रश्न से मिलेगी आपको। देखिएगा, युगांडा की ये मैंने आपके सामने मैप भी दिखाया हुआ है। राष्ट्रपति के रूप में ये जो योवेरी मुसेवेनी है उनका छठा कार्यकाल है, यानी कि छठा 1986 से युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति पद पर वो आसीन है और वे अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपतियों में से भी एक है। बात कर लेते हैं युगांडा की राजधानी कौन सी है? तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। युगांडा की राजधानी कहां पे है? कंपाला। ये देखिएगा यहां मैप में दिखाई गई है। इसके बाद बात करते हैं कि युगांडा की मुद्रा कौन सी है? तो युगांडा की मुद्रा है युगांडाई शिलिंग। तो ये सारी जानकारियां हैं जो कि हमने युगांडा से संबंधित पढ़ ली है और उनके राष्ट्रपति से संबंधित सारी बातें पढ़ ली है। उसके पश्चात बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आता है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी कि जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री है, परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, वे अब इस 148वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं। बात करते हैं कि इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो 148वें सत्र का जो आयोजन है वो 18 से 26 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। और WHO ने 2021 वर्ष को, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, हालांकि ये मैं पहले बता चुका हूं वीडियोस में कि WHO ने 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया था, तो रिकॉल करिएगा कि ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड सर्वाइवल जो वर्ष है इसका नाम दिया गया है 2021 को। WHO के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो WHO की सबसे पहले फुल फॉर्म, क्योंकि आपके एग्जाम्स में फुल फॉर्म भी आती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके अगर महानिदेशक की बात करें तो टेड्रोस एडहेनम जो है वो इसके WHO के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल या ऐसा कहें कि महानिदेशक पद पर हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न नहीं बल्कि अब हम पढ़ेंगे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लॉन्च किया गया। तो ये 4 ऑप्शन है, ये कहां पर लॉन्च किया गया आपने जवाब देना। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जो टॉप 5 जो सही जवाब देंगे उनको मेरी आगामी आने वाली जो अगले महीने पुस्तक आने वाली है वो आप सभी को भेज दी जाएगी डाक के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं हम पिछले प्रश्न की। जो कल मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा था, तो पिछले प्रश्न का उत्तर मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि वन स्कूल वन आईएएस योजना कहां पर शुरू की गई है? तो ये केरल राज्य में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की गई है। उसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि ब्याज मुक्त नगद देने वाला पहला बैंक बना। ब्याज मुक्त नगद धनराशि देने वाला पहला बैंक जो बना है वो कौन सा है? तो अब बना है आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी बैंक यानी कि ऑप्शन डी जो है, जो ऑप्शन डी 4 नंबर पर जो लिखा है वो अब देश का पहला ऐसा बैंक बना है जिसने कि ब्याज मुक्त नगद देने की घोषणा करी है। बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो बना है। तो आईडीएफसी की सबसे पहले तो फुल फॉर्म पढ़ेंगे। तो आईडीएफसी की फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। ये आईडीएफसी की फुल फॉर्म है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 2015 में इसकी स्थापना करी गई थी। मुख्यालय की अगर हम बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ यानी कि प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की हम बात करें तो इसके एमडी और सीईओ पद पर है वी वैद्यनाथ। तो ये सारी जानकारियां जो है वो मैं इस प्रश्न से आप लोगों के लिए लेके आया हूं। उसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न कि एक्स डेजर्ट नाइट 21 वायुसेना अभ्यास का जो आयोजन है ये किस देश के साथ में किया जाएगा? तो भारत और किस देश के साथ में यह आयोजन किया जाएगा? ये भारत करेगा फ्रांस देश के साथ में, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका यहां से सही रहेगा। बात करते हैं थोड़ी सी जानकारी है इस प्रश्न के बारे में। जैसे मैं कहूं कि भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल के बीच में ये आयोजन किया जाएगा। 20 से 24 जनवरी 2021 तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? तो जोधपुर वायुसेना स्टेशन में इसका आयोजन किया जाएगा। बात कर लेते हैं फ्रांस की। देखिएगा मैप में दिखा हुआ है फ्रांस। तो फ्रांस के बारे में अगर हम बात करें, फ्रांस की राजधानी कौन सी है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। उसके बाद बात करते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुएल मैक्रोन। प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप। और मुद्रा कौन सी है? यूरो या CFA फ्रांक जो है वो फ्रांस देश की मुद्रा भी है। और एफिल टावर जो है वो फ्रांस में ही है। देखिएगा फोटो में भी आप लोग इसको देख सकते हैं। तो उसके पश्चात हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि बिहार का पहला राज्य पक्षी उत्सव कौन सा है? तो अब बिहार का पहला राज्य पक्षी उत्सव मनाया गया है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है वो है कलरव। कलरव का मतलब ऑटोमेटिक ऑप्शन बी सही रहेगा। कलरव का मतलब यही होता है कि चहचहाना, यानी कि जो पक्षियों की आवाज होती है उसी को ही कलरव बोलते हैं। तो इसी के नाम से बिहार राज्य का पहला पक्षी उत्सव जो है वो मनाया गया है। बात कर लेते थोड़ी जानकारियों की कि इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। बात करें इसके आयोजन जो है वो कहां पर किया गया? तो जमुई जिले के नागी पक्षी अभ्यारण्य में इसका आयोजन जो है वो किया गया है। ये जो नागी पक्षी अभ्यारण्य है ये 2.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यह अभ्यारण्य 130 से अधिक पक्षी प्रजातियों का घर भी है। बात कर लेते हैं इस उत्सव का उद्देश्य क्या है? तो इस उत्सव का उद्देश्य है कि प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता फैलाना ही इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य है। तो ये जानकारी यहां से मिली। अब हम पढ़ते हैं आज के 9वें प्रश्न की तरफ कि IPO फाइल करने वाली पहली गेमिंग फर्म कौन सी बनी है? तो IPO फाइल करने वाली भारत देश की जो पहली फर्म बनी है वो बनी है नजारा टेक्नोलॉजीज, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका सही रहेगा। जानकारियां थोड़ी और प्राप्त करते हैं कि यह बाजार में पदार्पण करने वाली भारत की पहली गेमिंग प्रौद्योगिकी कंपनी है। हालांकि इसकी स्थापना 2000 में करी गई थी, लेकिन अब ये पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसने IPO फाइल किया है। बात करते हैं कि 2000 में इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो नीतीश मित्रेन के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। यह कंपनी विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप में अपने खेलों के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो ये जानकारियां यहां से पढ़ी। उसके बाद आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पहला जांस्कर शीत खेल उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये जो आयोजन है ये लद्दाख में किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही रहेगा। लद्दाख में पहला जांस्कर शीत खेल उत्सव का आयोजन किया गया है। कब से कब तक होगा? ये 18 से लेकर के 30 जनवरी तक चलेगा, यानी कि कुल ये 13 दिनों तक चलने वाला खेल है। इसके पश्चात इसका उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को शामिल करना और जो पर्यटन है उनके मार्ग को खोलना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। 13 दिनों तक चलने वाला बर्फ पर आधारित देखिए गतिविधियों की श्रृंखला है। तो इस प्रकार से जितने भी जानकारियां थी वो यहां से मैंने आपको दी है और उम्मीद है आपको ये करंट अफेयर्स की सीरीज जो है वो पसंद आ रही होगी। और अगर आपको पसंद आती है तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF के लिए ज्ञानकोश फेसबुक पेज से ले लीजिएगा या ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल है जहां से आप इसके PDF को ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।